एक और क्षेत्र है जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की बात करते हैं। जैसे गाड़ियों की रिपेयर तो लोकली हो जाती है, लेकिन हवाई जहाज़ों का इंजन हो, बाकी स्पेयर्स हों, इसकी रिपेयर चाहे सिविल एविएशन के हों, नागरिक विमान हो या मिलिट्री के हों, उनमें से भी ज़्यादातर विदेश में जाकर रिपेयर होते थे। तो एक और हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार के अवसर छीनते थे, दूसरा बाहर जाकर उनको मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी। अब उसके लिए भी टैक्स रेजिम में बदलाव किए गए, उसमें एमआरओ का लिए इकोसिस्टम बनाया गया जिसको रैशनलाइज किया गया है। इससे लगभग जो 800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपया 3 वर्षों में एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की रिपेयर के लिए या एयरफ्रेम की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है, उसमें भी बचत होगी और वो काम यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने इंजन रिपेयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर भारत में लानी शुरू करेंगे और डिफेंस और सिविल सेक्टर को कन्वर्ज करके भी हम लोग इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि जो कॉस्ट है एयरलाइंस की या हमारे डिफेंस की वो भी कम आए, उस दिशा में कदम है। I move to talking about the next reform step. The power distribution companies in union territories shall be privatized. And that is likely to be also, it will be in line with the tariff policy which is soon to be announced. The tariff policy reform will of course talk about consumer rights. The inefficiencies of DISCOMs will not become a burden on consumers. DISCOMs will ensure adequate power. The standard of service that they provide will improve, and they will promote industry better by providing open access. Sustainability is an issue with power sector. We want to be sure that timely payments to the GenCos happen. You are aware that 90,000 crores have been given this time because DISCOMs were not able to pay or service their dues to the GenCos. Such disruptions or ups and downs should be avoided, and DBT also for subsidy receiving beneficiaries will be given directly, and smart prepaid meters will be set up, about which I have mentioned in the budget also. So tariff policy coming into place will also see one more major step, in that in the union territories we shall make sure that the DISCOMs are privatized. Suboptimal performance of power distribution and supply can never be in favor of the customer. So that is as regards power sector reforms. विद्युत के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जहां पर सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली मिलेगी और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा। डिस्कॉम्स को पर्याप्त बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध करवानी पड़ेगी, लोड शेडिंग करने वाले को पेनलाइज किया जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्री को बल मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्रॉस सब्सिडी में कमी आएगी, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इनको चयनित भी उसी आधार पर किया जाएगा ताकि ये अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज दे सकें। बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी, इसमें कोई रेगुलेटरी एसेट्स नहीं होंगे और टाइमली पेमेंट जो है, समय पर जो पेमेंट है, जो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको होंगी। डीबीटी का लाभ हमने बहुत सारी योजनाओं में देखा है कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के रूप से सीधा उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने का काम किया, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला। तो यहां पर भी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके और उसका भी लाभ मिलेगा।
इसके साथ साथ जो वितरण है बिजली का, वो यूनियन टेरिटरीज में उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे जो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की आ रही है और जो सप्लाई में भी कमी रहती है उसमें भी सुधार होगा। और इसमें जो पावर डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज हैं, यूटीज में, इनका निजीकरण किया जाएगा। इससे बेहतर सर्विसेज को बल मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और यही नहीं, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एफिशिएंसी और आएगी और एक मॉडल के रूप में हम इसको देश भर के लिए खड़ा करके देंगे। सबसे पहले इनको यूनियन टेरिटरीज में खड़ा किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य इन मॉडल्स को देखकर अपने अपने राज्यों में सुधार करने के लिए भी भविष्य में आकर्षित होंगे। The next is on social infra projects. For creation of social infrastructure projects, which are like hospitals, because India needs a ramp up on social infrastructure, government has made a provision for 8,100 crores, that will be the total outlay, which will be going in the form of viability gap funding. So, in general, for most projects which are supported by government or states or the statutory bodies, 20% is what is given as viability gap funding. But in this case of social infrastructure, government has decided to give 30% viability gap funding. So the quantum is increased from 20 to 30%. Through this, we expect that the urgent requirement for social infrastructure all over the country is not just going to be developed by government, but also private enterprises will come in because of this viability gap funding which we want to provide, and that is an increased viability gap funding. सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए वायबिलिटी गैप फंडिंग में। और आपने देखा होगा कोविड-19 के समय भी कि स्कूल, अस्पताल, ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं जिनका बुनियादी ढांचे में और सुधार चाहिए, उसके लिए बल मिले। इसके लिए थोड़ा बदलाव किया गया है कि 30% केंद्र और 30% जो है हमारा राज्य सरकारें उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20-20% ही रहेगा। और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। The last two reform steps that I want to announce relate to space and space. The next one relates to atomic energy. First, in space, you know that India has had the benefit of an extraordinary institution such as the ISRO. ISRO has brought the nation a lot of laurels. However, today, private sector is also doing a lot of work in the space arena. A lot of individuals and startups have spent a lot of time developing space-related technologies. Unfortunately, because of the Indian regulations, they are even unable to use ISRO's available facilities for even testing their products. So what we want to do now, in order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the ISRO and for India to benefit from it. We'll also provide predictable policy and regulatory environment for private players. We want them to be co-travelers with us, and therefore private sector is being encouraged. And also for future projects for planetary explorations and outer space travel, it will also be open for private sector.
So in short, private sector is being given a good access to this space area where both government and private sector can work for a better Atmanirbhar Bharat. Another important aspect is there's a lot of geospatial data in India for Indians, particularly like startups which are looking at doing a lot of irrigation work, drought-prone area development work, groundwater work. They don't most often get the data within India. They go getting it from abroad, data about India, paying through their nose for some good work that they do for India itself. So a liberal geospatial data policy is something which we like to work, and we want to provide remote sensing data to tech entrepreneurs, but of course with a lot of sense of caution, because this is a very sensitive area. We want to also give the benefit and the advantage to the Indian startups who are also doing pioneering work. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम पिछले कुछ वर्षों में किया है। अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी किस तरह से सहभागी हो, कैसे वो भागीदार बने और उपलब्धियों भरा आने वाला समय हो, इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में प्रतिपादक वृद्धि लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को भी बराबरी का एक तरह से अधिकार, जैसे लॉन्च करने की बात हो या सैटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं देने की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो, अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे। और यही नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे, ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और उपलब्धियों भरा हमारा आने वाला समय अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो सेवाएं हो या खोज हो, उससे जुड़ने के लिए हो। भविष्य में चाहे वो ग्रहों की खोज की बात हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हो, इनमें भी निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उदार जियोपॉलिटिकल डाटा पॉलिसी हम लेकर आएंगे रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, विशेष तौर पर स्टार्टअप्स जो इस पर काम करते हैं, उनको विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहना पड़े, वो इस दिशा में बड़े कदम उठा सकें। इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और पॉलिसीज पर लाई जाएंगी। The last step for today under the set of reforms that we are announcing is related to atomic energy related reforms. There shall be a research reactor in PPP model which will be established only for the production of medical isotopes. Now, medical isotopes are increasingly used in cancer treatment. In fact, India has earned a lot of goodwill from very many countries which had India supply them these isotopes. So, absolutely for promoting welfare of humanity through affordable treatment for cancer and other diseases, we shall be establishing a research reactor in PPP mode, and that will produce medical isotopes. The next is establishing facilities in, again, PPP mode. Atomic energy is completely with the government, but here are the ways in which we are bringing in the PPP mode, establishing facilities in PPP mode to use irradiation technology, the radiation technology, for food preservation. Radiation technology, as you know, at one point in time the government also was discussing it, and a lot of you all were asking us questions. In crops which are like perishable crops like onions, most often when there is a good crop, because of its short shelf life, they are normally sold at a absolutely low price, or they are left to rot. Whereas when you use radiation technology, we are able to provide it the necessary qualities with which it can be stored for a longer time. Shelf life of perishable goods like onions can be improved,
and longevity given. This is something on which technology development cum incubation centers being established now will also set up a kind of synergy between research facilities and tech entrepreneurs who can develop such technologies which will be used for very many daily use matters such as vegetables and fruits preservation and so on. So this pertains to reforms in atomic energy, and that's my last slide. एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो हमारी रिफॉर्म्स हैं उस पर जो कैंसर के क्षेत्र में भी भारत ने दुनिया भर में दवाइयां देने का काम हो या कोविड-19 के समय भी दुनिया भर के देशों को यहां से फार्मा सेक्टर ने जो दवाइयां भेजी उसमें और आगे हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे और इससे मानवता की सेवा को और बल मिलेगा। और भारत ने जो कोविड-19 के समय हो या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहां से मेडिसिन देने का काम किया हो, उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें। पीपीपी मोड में जहां फैसिलिटीज देने की बात है, वहीं पर पिछले कल हमने कहा था टॉप से टोटल, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो से टोटल यानी कि सभी सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए का जो हम प्रावधान 6 महीने के लिए लेकर आए थे कि पेरिशेबल गुड्स सड़गल ना जाएं, उनको भंडारण की क्षमता हो, तो उस दिशा में भी और काम हो सके और फैसिलिटीज बना सकें। तो उसी लिए ये पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र हम लोग विकिरण टेक्नोलॉजी यानी कि इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को भी इससे बल मिल सके और भंडारण की क्षमताओं को भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो दुनिया भर में भारत के युवाओं ने स्टार्टअप्स के माध्यम से भारत का नाम रोशन किया है, दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को लाकर खड़ा किया, ये भारत के युवाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी दिशा में ये स्टार्टअप के रोबस्ट इकोसिस्टम को हम न्यूक्लियर सेक्टर के साथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप किया जा सके, इनकी सिनर्जी हो हमारे रिसर्च फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। एक बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में कि एक नया क्षेत्र हमारे देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मिलेगा। स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, उससे बल मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और वहीं पर टॉप से टोटल में हमें टेक्नोलॉजी का लाभ भी किसानों के लिए और भंडारण क्षमता के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Friends, we can take some questions, otherwise 12. Very good afternoon, ma'am. Sapna here from CNBC TV 18. Ma'am, 2-3 questions have come up on the sectors that which you have announced the reforms. So I'll start with the first one. 1 second, hang on. This is on. How soon will the government bring in amendments or reforms in the mining sector? Amendments, ma'am. Will it be via ordinance? When are they going to conduct? When is the conduct of the first commercial coal mining auction likely? And ma'am, similarly on the defense side, on defense FDI, access to modern technology is a condition for defense FDI above 49%. Now that FDI cap is being increased, will the condition of access to modern technology done away with for FDI up to 74%? These two questions. And ma'am, one broad question also that's doing the rounds. People are asking that, what about the demand side measures to contain the COVID pandemic, ma'am, the after effects? Thank you, ma'am. Well, I would only say on coal-related issues, when is the auction going to happen? When are you going to bring the, legislative amendments? Are you going to do it by ordinance? We intend doing it at the earliest. I do not want to get into details of when, how, and so on. But the intent has been very clearly expressed here.
action will soon follow. That's about coal. And defense production, defense FDI related issues, the ministry concerned will come up with the detailed answers. Not just answers, but also the notification stating how that is going to work out. We've given broadly the items on which reform steps are being announced today. That's the second. And third, you said demand-related COVID by putting money in the hands of the people, by also creating environment through which investment and restoring the MSMEs to get back to doing business as soon as the lockdown either gives partly some kind of a protocol through which they can get back to business. We hope that people will get back to doing something and earn their living. So these are definitely also steps through which more money is in their hands. I know I'm talking again about refunds, which is their money, people's money, but that is also being pushed out so soon instead of spreading it over next couple of months so that people can have money in their hands again. Those taxation amounts which they have to pay, we are saying, all right, don't pay now, you pay later. That's money in their hands. So I can go on a bit like this. I'm not really indicating or saying I've done everything possible. We are trying to help people so that they can have money in their hands now, and that is definitely going to help in boosting demand. 114. मैडम नमस्कार, महावीर सिंह बोल रहा हूँ पीटीआई भाषा से। आपने किसानों के लिए हाल में कई घोषणाएं की हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, उनको अपनी पसंद के बाज़ार में माल बेचने की सुविधा मिले। सरकार कई चीज़ों के एमएसपी घोषित करती है, गेहूं, चावल, तिलहन, कई चीज़ों की एमएसपी हर साल घोषित करती है, लेकिन लगातार ये शिकायत मिलती है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है। अभी जैसे सरसों की फसल आ रही है, सोयाबीन की फसल आने वाली है, तो एमएसपी उनको नहीं मिलता है। एक आपका जो एनसीडीएक्स और ये वायदा बाज़ार चलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट होती है, उसमें सब में दाम एमएसपी से नीचे बोले जाते हैं, नीचे चलते हैं। तो सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है? उसकी उसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है कि जून में ये रेट होगा, जुलाई में ये रेट होगा, सब एमएसपी से नीचे होता है। तो सरकार जब एक तरफ किसानों को ऊंचा दाम देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ फॉरवर्ड मार्केट में दाम एकदम नीचे होता है, कैसे सरकार इसको किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगी? एमएसपी जब सरकार देती है, मार्केट रेट से जब प्राइस गिर जाता है, उस समय उनको एमएसपी के द्वारा सरकार प्रोक्योरमेंट में जोड़ने में उनको सही दाम मिल पाएगा। अगर आप बोल रहे हैं एमएसपी नहीं दिया जाता है, ज़रूर वो स्टेट में हम पूछ सकते हैं कि क्या कुछ विषय है। सो मैं इससे ज़्यादा स्पेसिफिकली वो नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, ऐसे तर्क कर नहीं सकती हूँ। ज़रूर आपके इन्फॉर्मेशन जो भी राज्य सरकार का है, आप प्लीज़ हमें दे दीजिए। वे ज़रूर किसान को मदद करने के लिए जो करना है ज़रूर करेंगे। Last question, 14. Ma'am, two things. Timsi this side from CNBC TV 18. Firstly, you referred today. Firstly, you referred today while laying out the reforms for the atomic energy and space. What else is there in store for startups in the reforms, in the various announcements that you've made so far? Does the MSME package that you had earlier announced, where 3 lakh crore rupee fund was announced, is that also applicable for startups? Of course. And secondly, you also spoke about the taxation benefits given to the MRO industry. Is it the GST reduction that was done recently that you are referring to? Or is there something new under the taxation reforms, or reduced taxation is what you are wanting to say for the MRO industry? Okay. Yes, the provisions extended for MSMEs will also be applicable for startups. They are small. They can benefit from it. And on the MRO taxation, yes, Revenue Secretary, you can please. About the MRO, the problem that MRO industry used to face is because the aircraft could fly to any country in the world and get their repair and overhauling done. And India, we have a very promising civil aviation sector.
So we want that the MRO industry should be located in India, and as much repair and other things should be done within the country. One problem that used to face is that is competitiveness in terms of GST. The GST rate used to be 18%. So in the GST Council meeting held on March 14th, the rate has been brought down to 5% with full input tax credit. And that is something, which the MRO industries, that will make the MRO industry very, very competitive. There was also some other issue where some foreign airlines, if they had placed some maintenance work to some other country and they had set up their unit inside India, they were also facing certain difficulty. That also has been taken care of. Madam, online question hai. Middle class is still expecting package for them. Will the middle class will also get a similar package which we have given to the agriculture sector and the farmers? This is As and when we are coming up with the package, we are announcing. 33. Ma'am, Sushil from ANI, ma'am. Ma'am, in the light of announcements for airline industry, will there be any direct help be given to struggling Indian private carriers too, ma'am? Well, as and when we have something to announce, we are announcing. So, 29, last question. मैम मोनिका जी बिजनेस मैम मेरा सवाल है कि जो मिडिल क्लास सैलरीड लोग हैं स्पेशली जो टूरिज्म सेक्टर हॉस्पिटैलिटी और एविएशन में हैं उनकी सैलरीज भी नहीं आ रही हैं अभी साथ ही वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो क्या मॉरेटोरियम ड्यूरेशन बढ़ाने को कोई प्रपोजल है क्योंकि वो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हालांकि आपने एनुअल रिटर्न फाइलिंग में एक्सटेंशन दी है पर साथ ही उनको कुछ टैक्स रिलीफ मेजर्स वगैरह भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है Thank you, ma'am. Friends, there is important announcement. कल आत्मनिर्भर भारत का जो लास्ट सेशन है 5वें वाला 4 बजे की बजाय मॉर्निंग में 11 बजे होगा. So please note, we will also send the invitation accordingly. Tomorrow, Sunday, we are having the media briefing at 11 o'clock here only. So kindly join. Thank you very much.